आज की हम लोगों की जो क्लास है उसमें हम लोग हमारे साइंस का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है लाइट। ठीक है, ये लाइट वाले चैप्टर के साथ चीज़ों की हम लोग यहाँ पे आज शुरुआत करेंगे। तो आज तो हमारी क्लास में सिर्फ एक इंट्रोडक्शन ही होगा, ठीक है, कि लाइट क्या है, किस किस प्रकार की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ लाइट शो करती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जो शब्द है ना लाइट, ऐसा नहीं है कि तुम अभी अचानक से आए हो और अचानक से किसी दूसरे ग्रह से अरे ये लाइट क्या होता है। ये जो लाइट वर्ड है, हम बचपन से इस शब्द के साथ फैमिलियर हैं। कैसे? जैसे कई बार हम लोग घर में नॉर्मल बातचीत करते हैं, अरे यार लाइट चली गई, है ना, करते हैं कि नहीं करते हैं। फिर तो यहाँ पे एक शब्द, अच्छा अरे ये लाइट आ गई, यानी कि हम बताते हैं कि अरे मैम बिजली आ गई वापस, है ना। अच्छा, किसी कमरे में हम घुसते हैं, अरे यहाँ बहुत ज़्यादा लाइट है, इसका मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा उजाला है। तो मैं मतलब समझ में आ रहा है, जो ये लाइट शब्द है LIGHT, इस लाइट शब्द को आप एक बार लाइट आ गई लाइट चली गई से आप इसे करंट से रिलेट कर रहे हो अपनी डे टू डे लैंग्वेज में। ठीक है, इस कमरे में बहुत लाइट है, इसका मतलब इस कमरे में बहुत उजाला है। आप एक बार इसी लाइट को उजाले से रिलेट कर रहे हो। बट अगर मैं इन द सेंस साइंटिफिक मीनिंग पूछूं कि क्या होता है लाइट का मीनिंग, तो आप करंट को लाइट कहोगे या उजाले को लाइट कहोगे? आप किसको लाइट कहोगे बताओ। तो आपको ये जो सेंस है कि हम लाइट आखिर कहते किसे हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए लाइट चैप्टर को पढ़ने से पहले। तो आपकी जो अपनी ये डे टू डे लाइफ में आप लोग ये जो वर्ड इस्तेमाल करते हो ना, लाइट आ गई लाइट चली गई, तो लाइट ठीक आ गई लाइट चली गई, चलो ठीक है, आप अपनी डेली की यूज़ करने वाली बातचीत में इसको शब्द को प्रयोग कर रहे हो। बट रियल लाइफ में लाइट आ गई लाइट चली गई, लाइट को करंट से रिलेट करना इज कम्प्लीटली बैड, इज कम्प्लीटली रॉन्ग, ये गलत है। लाइट का जो संदर्भ है, लाइट जिस चीज को सिग्निफाइज करती है वो है उजाला, है ना। लाइट उस चीज को कहा जाता है दैट मेक विजन पॉसिबल, जिसकी वजह से हम चीज़ों को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। अगर आप किसी वजह से किसी चीज़ को देख पा रहे हो, तो जिस चीज़ की वजह से आप उन्हें देख पाते हो उसे हम लाइट कहते हैं। अगर एक अंधेरा कमरा हो तो आपको क्या नहीं दिखता है, उस अंधेरे कमरे में कुछ सामान कहाँ रखा है आपको ये नहीं दिखता। क्यों? सामान अपनी जगह से गायब हो गया क्या? नहीं, सामान तो जहाँ था वैसे का वैसे ही है। फिर हम उस सामान को देख क्यों नहीं पा रहे? क्यों? हमारी आंखों की रोशनी चली गई है क्या? नहीं, हमारी आंखें तो अच्छी हैं, वी आर गुड, हमारी आंखों को कोई डैमेज नहीं हुआ है। जब हमारी आंखों को डैमेज नहीं हुआ, हमारी आंखें अच्छी जगह पर है, सही सलामत हैं, ठीक है, ओके, हम लोगों के ऑब्जेक्ट्स जहाँ के हैं वहीं पर हैं, कहीं ऑब्जेक्ट्स हमारे इधर के उधर नहीं हुए, तो आखिर हम चीज़ों को देख क्यों नहीं पा रहे? तो होता क्या है, जिस चीज़ की वजह से आप अपनी आजू बाजू की दुनिया देख पाते हो, नो डाउट आंखों का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बट अगर आंखें भी आपकी अच्छी हैं, ऑब्जेक्ट भी वहाँ पर है, बट फिर भी अगर आप किसी चीज़ को नहीं देख पा रहे हो, सो दैट इज बिकॉज ऑफ द लाइट। लाइट वो एक पर्टिकुलर फैक्टर है जिसकी वजह से चीज़ें आपको क्या होती हैं, विजिबल होती हैं। अगर मान के चलते हैं किसी कमरे में अंधेरा है, वहाँ पे लाइट के आने का कोई स्कोप ही नहीं है, तो ऐसे केस में वो पर्टिकुलर जगह पे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। तो लाइट आपको क्या करती है, हेल्प करती है अपनी आंखों की मदद से चीज़ों को क्या करने के लिए, देखने के लिए। अब जैसे मान लेते कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे बल्ब है, ट्यूबलाइट है, ये बल्ब और ट्यूबलाइट के अंदर से लाइट निकलती है, तुम जानते हो ना, लाइट एमिट आउट होती है, इनके अंदर से लाइट बाहर आती है। डन? हाँ मैडम, इनके अंदर से लाइट बाहर आती है। तो ऐसे में हम लोग क्या कहते हैं बताओ? ऐसे में हम लोग ये कहते हैं कि अच्छा, उस ट्यूबलाइट के अंदर से, उस बल्ब के अंदर से रोशनी बाहर आ रही है, वो एमिट कर रहा है लाइट को।
लेकिन हर चीज़ तो लाइट एमिट नहीं करती। मेरे सामने जो टेबल रखा है, मेरे सामने जो मेरे शूज़ रखे हैं, दीवारें हैं, दरवाज़ा है, खिड़की है, यहाँ पे तो इनके अंदर से कोई लाइट नहीं निकल रही, तो मुझे वो ऑब्जेक्ट विजिबल क्यों है? तो कोई भी ऑब्जेक्ट आपको तभी विजिबल होता है जब वो उस ऑब्जेक्ट पे लाइट फॉल करती है, ठीक है, और लाइट के फॉल करने के बाद वो ऑब्जेक्ट उस लाइट को क्या कर देता है, आप लोगों का रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्ट का मतलब वापस भेज देता है किसी अलग डायरेक्शन में, है ना, लाइट को वापस भेज देता है। और इसी शब्द को इंग्लिश भाषा में, ठीक है, लाइट को वापस भेज देना, इसी शब्द को इंग्लिश भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। और जब वो लाइट को वापस भेज देता है तो यही वापस आने वाली लाइट आपकी आईज पर आती है, आपकी आंखों पर आती है, और इसीलिए आपको चीज़ें क्या होती हैं, विजिबल होती हैं। तो मतलब लाइट का फॉल होना उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे बहुत ज़रूरी है, और लाइट के फॉल होने को हम लोग कहते हैं इंसिडेंट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट आपको क्यों विजिबल होता है? आपको कोई भी ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ इसलिए विजिबल नहीं होता क्योंकि हमारी आंखें अच्छी हैं। वो ऑब्जेक्ट आपको इसीलिए विजिबल होता है क्योंकि उस ऑब्जेक्ट पे लाइट फॉल होती है, लाइट रिफ्लेक्ट होती है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी आंखों के अंदर जाके उसकी एक इमेज बनती है। सो दैट रिफ्लेक्शन इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, विजिबिलिटी। अगर अंधेरा कमरा है, अंधेरे कमरे में लाइट ही इंसिडेंट नहीं हो रही है, रिफ्लेक्शन ही नहीं हो रहा है, तुम्हारी आंखों तक कुछ जा ही नहीं रहा है, तुम्हारी आंखों में फिर कोई इमेज ही नहीं बनेगी, और जब कोई इमेज ही नहीं बनेगी तो ऐसे में क्या होगा, आपको वो पर्टिकुलर चीज़ नहीं दिखेगी। ठीक है, तो दो शब्द होते हैं। अगर कोई भी रे किसी सरफेस को स्ट्राइक करती है और सरफेस के ऊपर आके गिरती है तो उस रे को कहते हैं इंसिडेंट रे। और जब उस ऑब्जेक्ट पे गिरने के बाद अगर वो रे वापस आ जाए तो उस वापस आने वाली रे को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ से पेपर में आपको डिफाइन पूछा जा सकता है, व्हाट इज इंसिडेंट रे, व्हाट इज रिफ्लेक्टेड रे। क्या मैडम सही में लाइट रिफ्लेक्ट होती है? डाउट कि अगर आपने सिर्फ इतना कह दिया कि नहीं नहीं यार लाइट रिफ्लेक्ट होती है, हम कैसे माने कि सही में लाइट रिफ्लेक्ट होती है? तो देखना, बचपन में तुमने सभी ने कभी ना कभी एक पर्टिकुलर काम किया होगा। जैसे अगर आपके पास कोई कांच है छोटा सा, उस कांच को आप कई बार लोगों के चेहरे पर चमकाते हो, ठीक है, फिर एक ना वो इंसान उस चेहरे से चमकने, मतलब जब कांच उसके चेहरे पे पड़ता है वो इंसान अपनी आंखें बंद कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसकी आंखों पे लाइट की एकदम तेज रोशनी पहुंच रही है। डन। तो यही एक एक्टिविटी देखो आपको ऊपर भी करके दिखाई गई है। ये यहाँ पे इस पर्टिकुलर कांच को इस लकड़ी के अंदर डाल दिया गया, ठीक है, लकड़ी के अंदर डालने के बाद उसको क्या किया गया, लकड़ी से सपोर्ट कर दिया गया। अच्छा ठीक है, फिर टॉर्च के थ्रू यहाँ से कहीं से लाइट इसके ऊपर फेंकी गई है और यहाँ पे कोम्ब यानी कि कंघी रख दी। तो ये देखते हैं कि लाइट यहाँ से आई और यहाँ से आने के बाद इस कोम्ब पे आ रही है ना। ये देखो कोम्ब में यहाँ पे आपको उजाला उजाला दिख रहा है, बट लाइट तो मैडम हमने पीछे से फेंकी थी, लाइट आगे क्यों आई? इसका मतलब सरफेस से टकराने के बाद होता क्या है, लाइट जो होती है वो अलग अलग डायरेक्शंस में क्या हो जाती है, फैल जाती है। ठीक है, कोई किसी डायरेक्शन में, कोई किसी डायरेक्शन में, कोई किसी डायरेक्शन में लाइट फैल जाती है। तो जब भी कभी भी लाइट किसी भी सरफेस से टकराती है तो सरफेस से टकराने के बाद हमेशा वो रिफ्लेक्ट होती है अलग अलग डायरेक्शंस में। ठीक है, अच्छा, लेकिन मैडम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, जैसे कि मान के चलिए ये सरफेस है, ये इस सरफेस से लाइट आके यहाँ पे टकराई, ओके ठीक है, और मान लेते हैं ये लाइट आपकी वापस भी चली गई लेट से अलग डायरेक्शन में। तो ये जो लाइट जब सरफेस से आके टकराती है तो एक सर्टेन एंगल क्रिएट करती होगी, एक सर्टेन एंगल पे आके टकराती होगी, 30 डिग्री 20 डिग्री 50 डिग्री वॉटेवर, एक सर्टेन एंगल पे आके टक्करा होती होगी। और फिर जब वो रिफ्लेक्ट होती है तो एक सर्टेन एंगल के बाद वो रिफ्लेक्ट होती होगी, एक सर्टेन एंगल से वो रिफ्लेक्ट होती होगी। तो क्या हमेशा लाइट के आने का और लाइट के जाने का
एंगल फिक्स रहेगा क्या? क्या वो एंगल हमेशा सेम रहेगा? तो पहली बात तो आप ये नोटिस में करो कि आप जब इंसिडेंट लाइट को किसी सरफेस पे गिराते हो, जब आप इंसिडेंट लाइट को किसी सरफेस पे गिराते हो तो उस सरफेस पर आपको क्या करना पड़ता है? पहले तो एक परपेंडिकुलर मार्क करना पड़ता है, ठीक है? जहाँ पे आके आपकी वो लाइट गिरी, उस लाइट से आप एक सीधी 90 डिग्री की लाइन खींचते हो। अच्छा, तो उस 90 डिग्री की लाइन और उस आपकी आने वाली लाइट के बीच का जो एंगल होता है उसे आई सिंबल से इंडिकेट करते हैं और उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। वैसे ही जब लाइट टकरा के वापस जाएगी तो वापस जाने वाली लाइट और आपके वो 90 डिग्री जो कि आपने ड्रॉ किया है उसके बीच के एंगल को आर सिंबल से इंडिकेट करते हैं और वो कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके आपकी लाइट सरफेस को टच की थी और वहाँ से आपने जो एक 90 डिग्री ड्रॉ किया था उसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मल। तो तुम ये कहोगे मैडम अभी मैं जिस कमरे में बैठा हूँ वहाँ पे लाइट आ रही है, अलग अलग ऑब्जेक्ट से लाइट हमारी टकरा रही है, बट हम लोग तो कभी नॉर्मल नहीं बनाते। हाँ, हम नहीं बनाते। लाइट आती है, लाइट आके अपने आप खुद टकरा जाके वापस चली जाती है। लाइट हमसे कोई परमिशन थोड़ी ना लेती है कि भाई तुम जब तक नॉर्मल नहीं बनाओगे मैं वापस थोड़ी ना जाऊंगी। लाइट हमसे परमिशन थोड़ी ना लेती है। लाइट आती है, लाइट चली जाती है, वो हमसे परमिशन नहीं लेती कि नहीं यार जब तक तुम ना 90 डिग्री लेकर लाइट का परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रॉ नहीं करोगे तब तक मैं वापस नहीं जाऊंगी। तो मैडम फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ क्यों करते हैं? देखो, जब हमें कोई पूछता है कि बताओ यहाँ पे लाइट कितने एंगल पर गिरी, ठीक है, कितने एंगल से रिफ्लेक्ट हुई, तो इन सारी चीज़ों को मेजर करने के लिए हमको वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करके फिर एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। अदरवाइज अपनी डे टू डे लाइफ में तुम्हें चीज़ें दिख रही हैं, मुझे चीज़ें दिख रही हैं, आप कभी भी लाइट पे ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं करते। लाइट आपसे परमिशन नहीं लेगी रिफ्लेक्ट होने से पहले या फिर इंसिडेंट होने से पहले। डन। बट अगर कभी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहिए कि कितने एंगल पे आके लाइट गिरी, कितने एंगल से आके लाइट रिफ्लेक्ट हुई, तो इस पूरी प्रपंच के लिए हमको क्या चाहिए होता है? मेजरमेंट चाहिए होते हैं। हमको क्या चाहिए होते हैं? कैलकुलेशंस चाहिए होते हैं। तो जो हम लोग 90 डिग्री ड्रॉप करते हैं ना, बराबर, जो हम लोग 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं किसी भी सरफेस पर, किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आप लोगों का नॉर्मल कहते हैं, ठीक है? अच्छा, ओके। तो द लाइन, ठीक है, लाइन, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या होगी? लाइन एट द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द मिरर इज नोन एज नॉर्मल। जितना जितना मैंने आप लोगों को क्या किया है, पर्पल कलर से मार्क करके दिया है, वही चीज़ क्या है? आप लोगों की डिफाइन है। किसकी डिफाइन है? नॉर्मल की डिफाइन है। तो याद रखना, नॉर्मल और इंसिडेंट इनके बीच में जो एंगल बनता है उस पर्टिकुलर एंगल को हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। यानी कि अगर आपका 90 डिग्री है और 90 डिग्री और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे और एंगल नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ डिफाइन पूछा जा सकता है। अब एक्सपेरिमेंट हुए, मैंने कहा ना, नॉर्मल कोई ऐसी बैठे बिठाए नहीं खींचता है। लाइट आपके पास आ रही है, आपसे परमिशन ले रही है, भैया तुझे मुझे देखना है कि नहीं देखना है? तुम बोलोगे हाँ मुझे तुझे देखना है, चल एक नॉर्मल बना, फिर मैं रिफ्लेक्ट होंगी, फिर तेरी आंखों में लाइट जाएगी, फिर इमेज बनेगी, फिर तू मुझे देखेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। बट कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना है, कुछ डेरिवेशंस करना है, कुछ कैलकुलेशंस करनी है, तो उसके लिए हम लोग ये नॉर्मल वगैरह ड्रॉ करते हैं, राइट? अच्छा, हमने नॉर्मल ड्रॉ की, हमने अलग अलग टॉर्च लिए, अलग अलग एंगल से, अलग अलग तरीके से हमने लाइट को नॉर्मल पे आके बोला कि चलो यहाँ पे आके तुम फॉल हो। लेकिन हमने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि अगर ये सरफेस जिसके ऊपर लाइट आकर फॉल हो रही है, अगर ये सरफेस स्मूथ का मतलब आपके घर में मार्बल है, आपके घर में टाइल है, आपके मोबाइल का बैक कवर है, या आपका मोबाइल फ़ोन है ना, या फिर कोई भी स्मूथ सरफेस है जिसमें खदड़ 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 गड्ढे नहीं है, तो ऐसी किसी भी स्मूथ सरफेस पर जब लाइट आती है
और लाइट आकर जब गिरती है तो हमने एंगल काउंट किया कि एंगल कितना है। फिर ऑब्वियस है कि लाइट उस सरफेस पे आएगी, जाएगी वापस, उस वक्त भी हमने एक एंगल काउंट किया। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि हमेशा अगर एक स्मूथ सरफेस पे लाइट आए और एक सर्टेन एंगल पर आकर उसके ऊपर गिरे तो गिरने के बाद जो एंगल क्रिएट होता है वो एंगल और स्टार्टिंग का एंगल हमेशा क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। और इसी पर्टिकुलर चीज को कहा जाता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि रिफ्लेक्शन का नियम क्या कहता है कि अगर लाइट किसी स्मूथ सरफेस पर आकर गिरती है तो स्मूथ सरफेस पे आके गिरने से हमेशा जितने एंगल से वो आई है उतने ही एंगल से वो क्या होती है, आप लोगों का वापस जाती है। आप ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। परंतु अगर मान लेते हैं हमने कोई स्मूथ सरफेस की जगह कोई रफ सरफेस ले ली, जैसे कोई कार्डबोर्ड ले लिया, थर्मोकॉल ले लिया, नॉर्मल अपनी जो इंडिया में रोडें होती है कदर कदर गड्ढे वाली वो ले लिया, किसी लेट्स से प्लेग्राउंड को ले लिया जिसमें नॉर्मल बच्चे खेलते हैं, ना कि बहुत बड़े स्पोर्ट्समैन, उनकी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, अच्छे अच्छे बड़े बड़े घास वाले ग्राउंड्स की बात नहीं कर रही हूँ। मतलब हमने कोई भी एक रफ सरफेस ले ली, स्पेशली आपके घर में जो चीज़ अवेलेबल है, आपका कार्डबोर्ड, या फिर जब हम लोग पेंट करने से पहले दीवारों को घसते हैं, दैट इज सैंड पेपर, आप सैंड पेपर भी ले सकते हो। तो इनकी जो सरफेसेस होती है ना ये रफ होती है। अगर आप अगेन इन सरफेसेस के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे, आप टॉर्च की मदद से देखो, लाइट को इस तरीके से फॉल करवाएंगे और आपने एंगल मेजर करेंगे, उसके बाद फिर आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट जाएगी, आप फिर उस रिफ्लेक्टेड लाइट का एंगल मेजर करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि आने वाला एंगल और जाने वाला जो एंगल है ये दोनों आप लोगों के क्या हैं, अलग हैं। क्यों मैडम अलग क्यों है? क्योंकि अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, आप लोगों का क्या लिया है, एक रफ सरफेस ली है। रफ सरफेस होने की वजह से क्या होता है, रफ सरफेस होने की वजह से कभी भी आप लोगों का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कभी सेम नहीं होते। ठीक है, अगर आपकी सरफेस थोड़ी सी रफ होती है ना, तो रफ सरफेस देखो आती तो है, ये देखो ऐसे आई, आने के बाद इस एंगल से आई और चली जाती हैं किसी अलग ही एंगल से। मतलब रफ सरफेस के लिए आप लोगों के हर रिफ्लेक्शन के लिए चीज़ें क्या नहीं होती, सेम नहीं होती। मतलब आज सब रही है पैरेलल, आने वाली रेज हमेशा क्या रहेंगी, पैरेलल। सूर्य भगवान किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते, हमेशा रेज को पैरेलल भेजते हैं। बट रफ सरफेस से टकराने के बाद आप लोगों की जो रेज होती हैं वो अलग अलग एंगल से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, क्योंकि वो अलग अलग एंगल से आप लोगों की क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। तो इसकी वजह से वो अलग अलग डायरेक्शंस में क्या होती है, स्प्रेड। लेकिन अगर मान लेते हैं सरफेस स्मूथ रही तो लाइट इस डायरेक्शन से आएगी, ये सारी की सारी लाइट्स आपकी पैरेलल आएंगी, और पैरेलल आने के बाद ये सारी की सारी जो लाइट्स हैं ये वापस रिफ्लेक्ट भी होंगी। अब जब ये रिफ्लेक्ट होंगी तो रिफ्लेक्शन में इनके जो रेज होंगे, रिफ्लेक्टेड रेज जो होंगे, वो रिफ्लेक्टेड रेज भी क्या होंगे, पैरेलल ही होंगे। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रेज भी कैसे होंगे, पैरेलल ही होंगे। तो ऐसे केस में अगर आने वाली लाइट पैरेलल है लेकिन जो सरफेस है वो स्मूथ अगर नहीं है तो जाने वाली लाइट अलग अलग डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाएगी। और ऐसा कब होता है, ऐसा तभी होता है जब सरफेस कैसी होती है, स्मूथ नहीं होती है। और इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहती हैं। ठीक है, तो ये गड़बड़ी हुई क्यों? अभी तो आपने कहा कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा सेम रहते हैं। तो ये गड़बड़ी इस वजह से हुई क्योंकि हमने सरफेस गड़बड़ ली। ठीक है, इस वजह से सरफेस कैसी है, आपकी स्मूथ नहीं है। कुछ लाइट्स देखो आप लोगों की इस पॉइंट पे आके गिर रही हैं नीचे की तरफ, कुछ लाइट्स ऊपर की तरफ जा रही हैं। तो सब लोगों का जो लेवल है उनके फॉल होने का वो अलग अलग है, इसीलिए गड़बड़ी हुई। ठीक है, अच्छा, तो जब भी हम लोग क्या कहते हैं, किसी भी पैरेलल रेज को भेजते हैं, है ना, लेकिन वो रिफ्लेक्शन के बाद अगर पैरेलल नहीं होती है तो उस टाइप के रिफ्लेक्शन को कहा जाता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। पेपर में इसका डिफाइन पूछा जा सकता है और डिफाइन के साथ आपको ये क्या करना है, डायग्राम भी बनाना है।
और ये इरेगुलर ऐसा आड़ा तिरछा रिफ्लेक्शन क्यों हुआ? ये एक इरेगुलर और आड़ा तिरछा रिफ्लेक्शन किसकी वजह से हो रहा है? आप लोगों के सरफेस के उबड़ खाबड़ होने की वजह से हो रहा है। लेकिन अगर मान लेते हैं रिफ्लेक्शन एक स्मूथ सरफेस से होता है, जैसे कि मिरर हो गया, हमारे घर में रखी हुई प्लेटें हो गई, मार्बल हो गया, टाइल हो गया, प्रॉपर सीमेंट की अच्छी चिकनी फ्लोरिंग हो गई, तो ऐसे में तुम देखो आने वाली रेज भी पैरेलल होती हैं और जो जा रही होती हैं रेज, वो सारी रेज भी आपस में क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। और इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो यहाँ से भी आपको डिफाइन पूछने को आ सकता है, और ये है इस लोगों का क्या? डायग्राम। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो ये था नॉर्मल रिफ्लेक्शन की बातचीत। परंतु जैसे हमने ये पढ़ा कि हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम रहेंगे, तो ये कहलाता है आपके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का लॉ नंबर 1। वैसे ही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अदर लॉज भी होते हैं। क्या होते हैं अदर लॉज? जरा दिखाइए। देखो, इस अदर लॉ को करने के लिए हमने एक टेबल लिया। टेबल पे हम लोगों ने इस तरीके से एक वाइट चार्ट पेपर का मतलब पता है ना तुम लोगों को, स्कूलों में अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्ट्स मंगाते हैं, तो एक आपने वाइट कलर का चार्ट पेपर बिछा दिया। इस वाइट कलर के चार्ट पेपर पे आपने क्या किया? ये एक स्मूथ सरफेस रखी। ठीक है, ओके। आपने यहाँ पे टॉर्च रखा, ये आपका टॉर्च है। आपकी देखना टॉर्च की जो लाइट है वो ये रही आपके टॉर्च की लाइट, यानी कि ये आप लोगों की इंसिडेंट लाइट है। फिर आपने क्या देखा कि लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है? तुमने बोला हाँ यार रिफ्लेक्ट भी हो रही है। ये रही आप लोगों की रिफ्लेक्टेड लाइट। अब देखो, नॉर्मल कभी दिखती नहीं है, मैं बता दूं, नॉर्मल कभी नहीं दिखती। ठीक है, नॉर्मल कभी नहीं दिखती। नॉर्मल हम बनाते हैं, नॉर्मल कोई लाइट वाइट नहीं है, नॉर्मल हम लोग बनाते हैं। बराबर अपना जो डी होता है उस डी की मदद से नॉर्मल हम बनाते हैं, राइट एंगल की मदद से नॉर्मल हम बनाते हैं। तो हमने देखा कि देखो यहाँ से लाइट मतलब यहाँ पे लाइट आके टपक रही है, तो इसका मतलब आप लोगों का जो नॉर्मल है वो यहीं कहीं होगा 90 डिग्री से। तो हमने बोला चलो 90 डिग्री से एक नॉर्मल बना लेते हैं, राइट एंगल से हमने नॉर्मल बना लिया। तो हमने ये देखा कि नॉर्मल, इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट, ये तीनों की तीनों उस कागज के ऊपर ही है। तीनों की तीनों कहाँ है? कागज के ऊपर ही है। एक अलग जगह जा रही है, एक छत में जा रही है, एक लेफ्ट साइड जा रही है, ऐसा नहीं हुआ। सारी की सारी चीजें, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और आप लोगों का कौन सी वाली नॉर्मल, ये तीनों की तीनों उसी आपके चार्ट पेपर के ऊपर ही थी, एक ही प्लेन पे थी। ऐसा नहीं है कि इंसिडेंट आ रही है काट के चार्ट पेपर पे और रिफ्लेक्टेड रे जा रही है आपके बाजू की दीवार पर, ऐसा नहीं था। तो यहाँ से हमने कंक्लूजन क्या निकाला? हमने यहाँ से कंक्लूजन ये निकाला कि जो इंसिडेंट रे होती है, जो नॉर्मल होती है ये, और जो रिफ्लेक्टेड होती है ये सारी की सारी एक ही प्लेन पर लाई करती हैं, एंड दिस इज आवर सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो टोटल हम लोगों के पास रिफ्लेक्शन के कितने लॉज हो गए? हम लोगों के पास टोटल 2 लॉज हो गए। एक लॉ कौन सा हुआ? एक लॉ हुआ हम लोगों का कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और हम लोगों का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है। दूसरा लॉ हमने क्या देखा कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ये तीनों एक ही पॉइंट पे रहती हैं, एक ही पॉइंट से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, एक ही पॉइंट पे आके फॉल होती हैं, स्ट्राइक होती हैं और एक ही प्लेन में क्या होती हैं? दिखाई देती हैं। ठीक है, तो पेपर में आराम से 2 मार्क्स के लिए आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा जा सकता है, तो आपको दोनों के दोनों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये अभी तक मैंने तुम्हें जितनी भी बातचीत की, ये सारी बातचीत इन जनरल है कि आखिर लाइट क्या है, आखिर लाइट के कौन कौन से लॉज हैं, आखिर उन लॉज के साथ हम कैसे बातचीत कर सकते हैं कि अगर वो लॉ फॉलो नहीं हुआ एक रेगुलर सरफेस का वर्सेस इरेगुलर सरफेस में तो क्या होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये हमारी आज की क्लास में जनरल बातचीत थी। कल हम लोग बातचीत करेंगे आगे के टॉपिक्स में कि जब लाइट आपकी आंखों के अंदर एंटर होती है तो आंखों के अंदर एंटर होने के बाद आपको चीजें कैसी दिखती हैं। ज्यादा डिटेल तो नहीं है आपके 8वीं के सिलेबस में, ज्यादा डिटेल तो 10वीं का सिलेबस है इसी चीज को लेकर
कि रिफ्लेक्शन होने के बाद जो लाइट हमारे आंखों के अंदर जाती है वो इमेज जो हमको दिखती है वो इमेज हमें कैसी दिखती है। खैर, तो ये वाला जो डिस्कशन है इमेज को लेकर, ये वाला डिस्कशन अब हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम अगेन कुछ थेरी वाली बातचीत और पढ़ेंगे।